खबरदार में अब करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4.0 में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, जिसका ऐलान आज किया गया है। एक एक करके उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी की इजाजत दी जाएगी। मेट्रो सेवा को बंद रखने का ही फैसला किया गया है। पहले की तरह मेट्रो सेवा दिल्ली सरकार ने गुजारिश भी की थी, लेकिन फिलहाल अभी मेट्रो सेवा बंद ही रहेगी इस लॉकडाउन 4.0 में। इंटर स्टेट बस सर्विस राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर उन्हें खुले रखने की इजाजत दे दी गई है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन राज्य सरकारें करेंगी, ये सबसे बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से इस बारे में बाकायदा मांग की गई थी। अब रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, कौन कौन से जोन डिसाइड किए जाएंगे, राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया है। वहीं पान गुटखा बिकेगा, यानी कि इसकी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मिठाई की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। जिम को बंद रखने का ही फैसला, पहले ही की तरह जिम नहीं खोला जाएगा। हालांकि जिम को खोले जाने की भी बात कुछ हिस्सों की ओर से सामने आई थी। वहीं शादी समारोह, अगर शादी का आयोजन कहीं पर हो रहा है तो सिर्फ 50 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल को पहले की तरह ही बंद रखने का फैसला लिया गया है। कोई भी दुकान जिसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। 5 से ज्यादा लोग एक दुकान के भीतर नहीं रहेंगे, इस बात को दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा। जबकि हवाई सेवा, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि हवाई सेवा खोल दी जाएगी, लेकिन फिलहाल वो बंद ही रहेगा। 31 मार्च तक के लिए यह व्यवस्था है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, दुकान के भीतर 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ऑडिटोरियम बंद रखने का फैसला किया गया है, वहां पर किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय बस सेवा शर्तों के साथ राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर इसको तय किया जाएगा, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बस जानी है तो आपसी राज्यों की सहमति के आधार पर इसकी इजाजत दी गई है। शर्त शादी समारोह में रखी गई है। 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोगों को ही जाने पर रजामंदी तय की गई है। वहीं स्टेडियम में दर्शकों पर पाबंदी रखी गई है, वहां पर आयोजन हो सकते हैं लेकिन दर्शकों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, अंतिम संस्कार की ये शर्त रखी गई है, यानी कि ज्यादा लोग अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जो दुकान खुली रहेंगी, जिनको खोलने की इजाजत दी गई है, 5 लोगों से ज्यादा दुकान के भीतर नहीं होने चाहिए। सबका चेहरा ढका होना चाहिए, यानी कि चेहरे पर मास्क होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से दुकान के भीतर पालन होना चाहिए, इसका ध्यान रखना इसकी जिम्मेदारी दुकानदारों की। शराब गुटखा बिक्री की इजाजत दे दी गई है, लेकिन शर्त यह रखी गई है, सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की पाबंदी रहेगी। अगर आप ऐसा करते हुए सार्वजनिक जगह पर पाए गए तो फिर आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। इस बारे में भी पूरी व्यवस्था गाइडलाइंस में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन इस बार पहले के मुकाबले राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। पिछली बैठक में राज्यों ने ज्यादा रियायतों की मांग की थी। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को ज्यादा अधिकार, इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही गाइडलाइन जारी की है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि देश भर में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। लॉकडाउन 4 को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें राज्यों को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब इस गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारें ये तय कर सकेंगी कि उनके शहर में दुकानें खुलेंगी या नहीं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार का लॉकडाउन नए रंग रूप वाला होगा, वैसे ही गृह मंत्रालय ने इस बार की गाइडलाइन जारी की है। रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। मेट्रो रेल, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट लोगों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दे दी गई है। इस लिहाज से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, लेकिन लगभग सारी दुकानें खुल जाएंगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र से बातचीत के बाद करना होगा। यानी इन गाइडलाइंस में जान के साथ जहान की भी झलक है। जहां सख्ती बरतने की जरूरत है, वहां सरकार के नियम बेहद सख्त हैं, लेकिन जहां जिंदगी आसान बनाने की जरूरत है, वहां हालात सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इस लिहाज से ही इस बार पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया है।
अब तक देश में 3 जोन हुआ करते थे। इस बार 5 जोन का ऐलान किया गया है। पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन हुआ करते थे, जिन्हें कोरोना मरीजों की मौजूदगी के आधार पर तय किया जाता था। अब रेड और ऑरेंज जोन में 2 और जोन होंगे, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन। बफर जोन को लेकर नियम अभी साफ होना बाकी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने जाने की पाबंदी होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी जोन पर फैसला करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा है। नए रंग रूप वाले लॉकडाउन में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इनमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर पाएंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी और धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे। वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। इस लिहाज से लॉकडाउन 4 में कमोबेश वैसी ही पाबंदियां हैं, लेकिन दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्य को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब जरा कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन 1 जब लागू हुआ था उस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद कहां पर थी, और जब ये बढ़ता हुआ चला गया, आज जब 54 दिन बीत चुके हैं लॉकडाउन के, तो हम कहां पर खड़े हुए हैं। देखिए, 25 मार्च को लॉकडाउन 1 का जब ऐलान किया गया था 606 मरीज उस समय थे, लेकिन लॉकडाउन 4 आज की तारीख में 90,927 मरीजों की तादाद जा पहुंची है, जो अपने आप में चिंता का सबब हिंदुस्तान के लिए बना हुआ है। लॉकडाउन 4 606 का आंकड़ा और आज 90,000 को क्रॉस कर चुका है। 25 मार्च को जो रिकवरी रेट था लॉकडाउन 1 का वो 7% था, यानी कि ठीक होने की ये दर है। लॉकडाउन 4 में हालांकि इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, 37.5%, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की एक बड़ी तादाद है। वहीं रोज नए मरीज कितने सामने आ रहे हैं? 25 मार्च को लॉकडाउन 1 के दौरान 15% ये आंकड़ा था और आज 17 मई को 5.8% ये आंकड़ा है, यानी कि नए मरीजों की तादाद भी यहां पर देखिए प्रतिशत के हिसाब से जो नए मरीज हैं वो कम हुए हैं। 25 मार्च का आंकड़ा और आज का ये परसेंटेज में हम आपको बात बता रहे हैं। तादाद बढ़ी है लेकिन परसेंटेज कम होता हुआ चला गया। मृत्यु दर के हिसाब से अगर केस को हम समझने की कोशिश करें तो ये प्रतिशत आपके सामने है। लॉकडाउन 1 में 2.8% था और लॉकडाउन 4 में यानी कि आज की तारीख में 3.15% है। ये लगातार दरअसल इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान स्थिति कैसी रही है। कोरोना का संक्रमण अभी घटा नहीं है, सरकारों की मजबूरी है लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ाना। लॉकडाउन 1 के दौरान जो प्रभावित जिले थे वो 250 थे, लेकिन आज लॉकडाउन 4 का जब ऐलान किया गया तो 550 ये जिले हो चुके हैं, जो यकीनन चिंता का सबब, और इसी वजह से 5 जोन में बांटने की बात भी कही गई है सरकार की ओर से, यानी कि राज्य सरकारें अब फैसला करेंगी कि उनके कौन कौन से जोन होंगे। उसके बारे में भी आप समझिए। पहले रेड जोन के बारे में आपको हमने जानकारी दी, जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे थे। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, इसको जोड़ दिया गया है इन तमाम 3 जोन के अलावा, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लॉकडाउन 4.0 में 5 जोन होंगे, जबकि अब तक सिर्फ 3 जोन ही हुआ करते थे, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। अब हम आपको बता देते हैं जोन के हिसाब से कहां क्या क्या रियायतें दी जाएंगी और कहां पर क्या रियायतें नहीं दी जाएंगी। रेड जोन में सबसे ज्यादा केस जहां से सामने आते हैं, यहां पर पाबंदियां जारी रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं में ही छूट आपको मिलेगी, यानी कि बहुत जरूरी जो सामान है, दवा की दुकानें, किराना की दुकानें, वहीं पर छूट रहेगी। ऑरेंज जोन, केस आए लेकिन हालात में सुधार देखे गए हैं। कुछ पाबंदियां यहां से रेड जोन के मुकाबले हटा दी जाएंगी। ग्रीन जोन, कोरोना का एक भी केस नहीं है, लगभग सभी सुविधाएं यहां पर शुरू करने का फैसला, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी हो जाएगा। बफर जोन, जिसको ऐड किया गया है, रेड जोन से सटे इलाके जहां संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, प्रशासन वहां पर नजर रखेगा और उसी के हिसाब से बफर जोन में छूट दी जाएगी। जबकि कंटेनमेंट जोन, चूंकि
पूरा 5 जोन में बांटा गया है। हमने आपको बताया रेड जोन जो सबसे ज्यादा प्रभावित ये इलाके, बफर जोन को ऐड किया गया है, कंटेनमेंट जोन जहां पर हालात खराब हैं। और अब आपको हम बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में ऑफिस खोलने के क्या नियम तय किए गए हैं। घर से काम कराने पर जोर दिया गया है, लेकिन अगर दफ्तर जाना जरूरी है तो थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की जाए। वक्त वक्त पर ऑफिस का सैनिटाइजेशन होता रहे, ये ऑफिस के लोगों को तय करना होगा और इसी के आधार पर छूट दी जाएगी। शिफ्ट बदलने के दौरान सैनिटाइजेशन हो, बाकायदा नई गाइडलाइंस में इन तमाम बातों का जिक्र है। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए, यानी कि काम करने की छूट तो दी जा रही है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा आपको ख्याल रखना होगा। और अब एक बार फिर से जरा समझिए कि जब लॉकडाउन 1 था उस समय स्थिति क्या थी और आज जब लॉकडाउन 4 का ऐलान हो गया है तो हालात कैसे हैं। मरीजों की तादाद तब 606 थी, आज मरीजों की तादाद 90,927 तक जा पहुंची है, जो चिंता का सबब। रिकवरी रेट तब 7% था, आज ये 37.5% है, जो अच्छी खबर, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से हिंदुस्तान में बढ़ रही है। रोज नए मरीजों की संख्या तब 15% थी लॉकडाउन 1 के दौरान और आज ये घटकर 5.8% पर नए रोज मरीज जो आ रहे हैं हॉस्पिटल में। मृत्यु दर केसेस में 2.8% था और आज ये 3.15% है। प्रभावित जिले, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, पहले 250 थे, कम थे प्रभावित जिले, लेकिन अब सीधे दोगुने से भी ज्यादा स्थिति यहां पर 550 प्रभावित जिले हैं। और इसी वजह से इन तमाम जिलों के मद्देनजर यह जरूरी हो गया था कि लॉकडाउन को आगे के लिए और बढ़ा दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के पैकेज की आखिरी किश्त से जुड़े ऐलान को लेकर आज देश के सामने आई थी। इस दौरान मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन, हेल्थ इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन की बात भी उनकी ओर से कही गई। इन कदमों का ऐलान किया गया। साथ ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए नई पॉलिसी लाने, कारोबार में आसानी और राज्यों का सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी राहत उपायों की घोषणा उनकी ओर से की गई। वित्त मंत्री ने कॉन्फ्रेंस के आखिर में कोविड-19 से जंग में सरकार की ओर से घोषित किए गए पैकेज के तहत खर्च का लेखा जोखा भी दिया। इसमें 20 लाख करोड़ के नए पैकेज के तहत 5 चरणों की घोषणाओं पर खर्च के साथ ही इसके पहले की घोषणाओं का खर्च का ब्यौरा शामिल रहा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी इलाके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वहां पर बढ़ाए जाएंगे। सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक बनेंगे। सभी जिलों और ब्लॉक लेवल पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और पब्लिक हेल्थ यूनिट बनेगी, जो बहुत जरूरी भी है। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीकी के जरिए शिक्षा के लिए पीएम ई विद्या को तुरंत लॉन्च किया जाएगा। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा प्रोग्राम होगा। यह वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। 1 से 12वीं क्लास के लिए प्रति क्लास एक चिन्हित टीवी चैनल होगा। रेडियो, पॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो का इसमें सही इस्तेमाल किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए भी विशेष ई कंटेंट तैयार किया जाएगा, जबकि टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत करने के लिए 30 मई तक अनुमति दे दी जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का पूरा हिसाब दे दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पैकेज में केवल 3.22 लाख करोड़ ही नया दिख रहा है, बाकी सब कुछ वही पुराना। कांग्रेस ने कहा है कि इससे मजदूरों, छोटे दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री प्रवासियों पर कांग्रेस की सियासत से भड़क उठी। देखिए, ये जो घोषणाएं हैं उनका गरीब से, मजदूर से, किसान से, छोटे जो व्यवसाय करने वाले हैं, लघु और कुटीर उद्योग हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। जहां अभी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जो 8.5 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनको उनका अधिकार मिले। वो भारत के नागरिक हैं, वो कोई दया के पात्र नहीं है। मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही। ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? तो सियासत भी एक तरफ जारी है। वैसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आई तो थी
राहत की 5वीं किश्त का ऐलान करने के लिए। लेकिन वो प्रवासी मजदूरों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को भूली नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, क्या ये ड्रामेबाजी नहीं थी? कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहत पैकेज का ऐलान करने पहुंची थी, लेकिन एक सवाल का जवाब देते वक्त उनके आंखों के सामने राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात वाली तस्वीर घूम गई और वो नाराज हो गई। वित्त मंत्री भड़की और राहुल गांधी की मजदूरों की इस मुलाकात को ड्रामा करार दिया। यहाँ तक कह गई कि राहुल ने मजदूरों का वक्त बर्बाद किया। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। वित्त मंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस मजदूरों के साथ हमदर्दी तो दिखाती है, लेकिन उनकी राज्य सरकार मजदूरों के लिए और ट्रेनें क्यों नहीं मांगती? वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मजदूरों के लिए उसके स्तर पर बसों का जो इंतजाम किया गया है, उन्हें बीजेपी शासित राज्य अपनी सीमा में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। उनके अपने राज्य को, जहां कांग्रेस के सरकारों या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके, उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें। ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। उधर वित्त मंत्री के राहुल गांधी पर तीखे हमले पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर मजदूरों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया। संवेदनहीन, सूदखोर और साहूकार सरकार को, निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे। अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। लाखों मजदूरों के पलायन पर अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने मजदूरों के बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर मौके की सियासत का आरोप लगाया है। दिल्ली से आनंद पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों के पलायन को लेकर राजनीति भी अपने शबाब पर है। दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कांग्रेस के नेता मजदूरों को न सिर्फ यूपी बॉर्डर पर छोड़ रहे हैं बल्कि उन्हें उकसा भी रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के आरोपों को कांग्रेस नेता ने खारिज किया है। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया एसएचओ अशोकनगर, न्यू अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे और मुझे बताया गया कि आपको डिटेन किया गया, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए खुद को हिरासत में लिए जाने की खबर सार्वजनिक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस रविवार सुबह अचानक उनके घर पहुंची और फरमान सुनाया कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। जब मैं सो के उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया एसएचओ अशोकनगर, न्यू अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे। अनिल चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों के लिए गाड़ियां मुहैया कराई और उन्हें गाड़ियों में भरकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक पहुंचाया। ये गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लेबर, वो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर इकट्ठा अचानक से हो गए थे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही थी। ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा था। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल चौधरी को भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। से यहाँ अनऑथराइज्डली ट्रक्स में गाड़ियों में भर भर के इक्का दुक्का करके यहाँ ड्रॉप कर रहे थे।
तो हमारे पास इसके काफ़ी वीडियोस भी हैं। तो इसी एप्रीहेंशन को लेते हुए कि भाई आज बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग यहाँ जमा हो गए हैं, तो आगे ये ना हो सके, तो इन्हीं कारणों से उनको घर पे ही रहने की हिदायत दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अनिल चौधरी न सिर्फ मजदूरों को बॉर्डर पार कराने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उन्हें भड़का भी रहे थे। लेकिन अनिल चौधरी ने तमाम आरोप को खारिज किया और पुलिस पर गलत बयानी का आरोप लगाया। अनिल चौधरी का दावा है कि उन्हें मजदूरों को बसों में ले जाने की इजाजत खुद प्रशासन ने ही दी थी। सवाल ये उठता है, केजरीवाल साहब जिस तरह से आदेश दे रहे हैं, जैसी उन्हें जानकारी मिली, हमारी गुजारिश तो रिक्वेस्ट तो मान ही रहे कि मजदूरों को हम भेज देते हैं। हम बार बार हमने सौगंध तक खाई कि हम भेज देते हैं, हमें पैसा हम देंगे, आपसे कोई नहीं, आप श्रेय ले लो। इसके बजाय वो उन मजदूरों को जो बस से लीगल वे में जा रहे हैं उनकी परमिशन कैंसिल कर रहे हैं कि कोई फोटो ना। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मजदूरों की मदद करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक रही है और इसके पीछे सियासी मकसद है। अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। मजदूरों के पलायन पर इस देश में सियासत कब जाकर खत्म होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते हुए आंकड़े परेशान करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के मामले 9,000 को पार कर चुके हैं। राजधानी में तैनात अर्धसैनिक बलों में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेड बॉडी उठा के और संस्थान घाट लेके चलना है, तो कोरोना का पेशेंट है। दिल्ली पुलिस के एक आइडिया से लॉकडाउन को हवा में उड़ाने वालों की हवा टाइट हो गई। देखिए, दिल्ली पुलिस ने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस ने बाहर निकलने वाले लोगों से कोरोना संक्रमित का शव उठाने के लिए कहा। जैसे ही दिल्ली पुलिस ने ये कहा, लोग जान बचाकर भागने लगे। चलो 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 चलो। दरअसल ये दिल्ली पुलिस का प्रैंक था। कोरोना संक्रमित बनकर दिल्ली पुलिस का जवान ही लेटा हुआ था। दिल्ली पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार परेशान करने वाली है। कोरोना का नाम सत्य है। कोरोना से बच के रहो। दोबारा ऐसा अपराध नहीं करूंगा। कोरोना से बच के रहूंगा और दूसरों को भी बताऊंगा। कोरोना का ताजा मामला दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में आया है। हिंदू राव अस्पताल में 6 स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना संक्रमित मिले हैं। हिंदू राव अस्पताल में अब तक 18 मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। काफी सारे केसेज ऐसे आए हैं, जैसे हॉस्पिटल से हैं, बीएसएफ के हैं, सीएसएफ के हैं, पुलिस के बहुत सारे केस आ गए हैं, हेल्थ वर्कर्स के काफी केस आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,755 हो चुका है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 148 लोगों ने दम तोड़ा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से लोग ठीक भी हो रहे हैं। देखिए, ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। वो आते आते सुनते सुनते मेरे को थोड़ा सा कुछ घबराहट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखा। मैंने जो देश के लिए, देश रक्षा के लिए हमने दुश्मन के साथ लड़ने वाले हैं। जंगल झाड़ी में देश के सुरक्षा के लिए हम रक्षा करने वाले हैं। हमने फिर कोरोना क्या चीज़ है। मैं कोरोना से लड़ने के बाद मेरा हौसला और बढ़ गया है कि ये कोई उतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जितना लोग मतलब इसको मान रहे हैं। हम लोग एक फौजी आदमी होने के नाते हम लोग जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, श्रीनगर में लड़ते हैं दुश्मनों के साथ, वैसे हमने इस कोरोना को भी एक दुश्मन मान के लड़ा है। दिल्ली के मयूर विहार में स्थित सीआरपीएफ के 31वीं बटालियन के 137 जवानों को कोरोना संक्रमण हुआ था और बेहतरीन बात यह है कि इनमें से 101 जवान ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और कोरोना को हराना है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
तो कोरोना को हराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो तमाम एहतियात बरतने की बात आप सभी के लिए कही जा रही है उसका आप सख्ती से पालन करें, क्योंकि 90,000 से ज्यादा का आंकड़ा हिंदुस्तान में जाकर पहुंचा है, जो अपने आप में डराने वाला है। इन सब के बीच लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कई छूट के साथ राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अलग अलग 5 जोन अब रहेंगे, पहले सिर्फ 3 रहा करते थे। लेकिन इन सब के बीच कोशिश यही है, एक तरफ जिंदगी बचाई जा सके तो वहीं दूसरी तरफ जिंदगी को पटरी पर भी लाया जा सके। इसी कोशिश के तहत ये एक नई और अलग तरह की शुरुआत, नए रंग रूप के साथ, जिन शब्दों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया था, उन्होंने कहा था कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जान भी और जहान भी। इसी के मद्देनजर छूट के साथ लॉकडाउन 4 31 मई तक के लिए। लॉकडाउन 4 को पूरा समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या बंद रहेंगे और कहां कहां आप लोगों को सहूलियतें दी गई हैं। बगैर दर्शक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम खुलेंगे, यानी कि दर्शक वहां पर नहीं होंगे। भीड़ वाले किसी भी आयोजन की मंजूरी नहीं दी गई है। शादी समारोह में भी सिर्फ 50 लोग ही जा पाएंगे। सभी धार्मिक स्थान, पूजा घर बंद रहेंगे। इनको बंद रखने का ही फैसला किया गया है। धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए भी सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। राज्य की सीमा में पैसेंजर गाड़ियों की मंजूरी दी गई है। कंटेनमेंट जोन में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक का भी फैसला लिया गया है, ताकि वहां के बढ़ते आंकड़े दूसरे को संक्रमित न कर दें। और जोन को तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। पहले के मुकाबले राज्यों को इस बार ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। मजबूर मजदूर, इस पर हमारी खास पेशकश देखिए आज तक पर आगे। सुबह जब निकले थे बोल रहे थे यहाँ शाम को अब लौट के मत आना। बस में बैठ गया था, बस में से उतार दिया, बोले नहीं जाएगी अब बस। थके तो हैं, अब आराम करेंगे आगे चल के थोड़ा। पर बच्चे भूखा कर मर रहे हैं तो पैदल चल। ये बताया था कि यहाँ आप जा सकते हो, ठीक है, तो हम आ गए। यहाँ आए तो हमें पता लगा कि ट्रेन ही नहीं है आपकी कोई। हम लोग कैसे जाएं, कहाँ व्यवस्था करें, किसी सहारा मांगते हैं, कोई देता ही नहीं है। भूखमरी आ गया सर, खाने कुछ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस। जल्द मिलेगा घर का आंगन, रख के बस ये धीर, मिट्टी बन मिट्टी में चलती मिट्टी की तस्वीर। दिन हो या रात हो, कदम इसी तरीके से निरंतर चलते जा रहे हैं। उम्र चाहे कोई हो, नन्हे नन्हे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, चलना है सबको। लग रहा है जैसे चलना ही नियति है। पता नहीं ये घर इतना दूर कैसे चला गया। जब गांव से शहर आए थे तब तो इतना दूर नहीं लगता था। आज जब गांव की ओर लौट रहे हैं तो रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता, मानो एक अंधी सड़क और अंधा सफर है। आंखों से ओझल अब तक घर है। कब क्या हो जाए पता नहीं, कब बिछड़ जाए इसका भी डर है। सुनसान डगर, अनजान नगर, वीरान शहर, सब अगर मगर। किस्मत में किसने लिख भेजा ये अंधी सड़क, ये अंधा सफर। कहां से है, कहां जाना है, रात के समय निकले? जाएंगे झांसी जाना है। अब नई दिल्ली से आए हुए पैदल हैं, वहाँ रोका था, सुबह से पहुंचा,
वहाँ नहीं, गाड़ी बस में बैठ गया था, बस में से उतार दिया, बोले नहीं जाएगी अब बस। सबको जाना है, सामान पूरा लेके सर पे लाद के निकले। नहीं, कई बस पे जाने से ले आए कम्बल भर के, अब बस वाला दिन भर बैठाए रहो, 8 बजे से 8 बजे लाओ, बंद कर दो, अब भागे आए, अब क्या करें। और जा कंपनी में तो सामान उतार दिया, सुबह से बुलाया कि आ जाओ बस जा रहा है, उतार दिया तो हम लोग पैदल जा रहे। किसी के लिए रात आराम से सो जाने के लिए होती होगी, किसी के लिए रात सपनों में खो जाने के लिए होती होगी। कभी काम से लौटते थे तो औजारों वाला झोला खूंटी पे टांग के हम भी सो जाते थे। अब वो बात नहीं रही, वो तो रात भी नहीं रही। अभी रहने का इंतजाम है कि नहीं है? नहीं है, वो सुबह जब निकले थे बोल रहे थे यहाँ शाम को अब लौट के मत आना, तो हम लोग वहाँ गए और मना कर दिया, फोन से ही मना कर दिया कि अब लोग यहाँ नहीं आते, हम लोग चल दिया। अब क्या करना, वहाँ पे जब कोई रहने की व्यवस्था नहीं। कलेजे के टुकड़े को सीने से चिपकाए चलते हैं, कहीं सर पर किसी ताज की तरह उठाए चलते हैं। ये रातें और ज्यादा चलने को कहती हैं, बस चलते ही रहने को कहती हैं। ये कितनी बड़ी है? कितने साल की हो? 12 साल के है। पैदल चल के जाना पड़ा है पूरा? हाँ हाँ। मतलब थकी नहीं हो? थकी तो है, अब आराम करेंगे आगे चल के थोड़ा। ये सब छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं? चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलो भैया बोलो। पैदल चल रहा है बेटा? कितने साल का है ये? 4 साल का है। क्या नाम है? बता। नीरज। नीरज नाम है। घर जाने के लिए निकले थे? कितना दूर पैदल चले हो? पूरा पैदल ही चल रहे हो? जो साथ चले थे वो साथ ही तो चल रहे हैं, लेकिन मुड़कर देखते हैं तो कभी कभी कुछ साथियों की कमी सी लगती है। सुबह होने पर खबर आती है रात हाईवे पर हादसा हुआ था। राजस्थान से झारखंड जा रहे थे। फिर क्या हुआ सुबह? टक्कर खा के गाड़ी और पलटी हो गई। किस गाड़ी से टक्कर हुई? इतना मालूम, हम सो गए थे, उसमें पता चला। गाड़ी कितने लोग सवार थे? हम लोग का वाला में 40 आदमी। ड्राइवर उसमें उतर नहीं पाया था, दोनों उसमें ही बैठे थे सर। अच्छा, ट्रक का भी और डीसीएम? ट्रक तो लगा ही पाया था, स्टार्ट ही था और उससे उतर नहीं पाया था। डीसीएम वाला तुरंत ऐसे टकरा गया उसमें। अच्छा हाँ। तो मौके पे ही लोगों की मौत हो गई? हाँ, 10 से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समय ने तय कर दिया मुकद्दर और मुकद्दर ने तय कर दिया सफर, तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे। सड़कों पर हम पैदा होते। 9 महीना हुआ है सर। 9 महीना हो गया है तो कभी भी तकलीफ शुरू हो सकती है ना। तकलीफ होगा ना तो अब निभाएंगे सर, कैसे करेंगे, झेलेंगे तकलीफ को। तब तो पैदल जा रहे हैं तो कोई तकलीफ को नहीं सहता है, नहीं समझता है सर, तो उस क्या करें। भाभी है लेकिन क्या है सर, पैसे कौड़ी नहीं है तो इसीलिए हमको मजबूरी से निकलना पड़ा। हम सड़कों पर मर जाते हैं, मजदूर कभी होते थे हम, अब बस मजबूर कहते हैं। दोनों भाई परेशानी से झेल रहे हैं हम लोग होली से 2-4 दिन पहले आए थे कमाने के लिए। मेरा पापा नहीं है, मैं 2 भाई है, तो ऐसा मेरा लोगों तकलीफ में जी रहे हैं। हम लोग बिहार जाना चाहते हैं, हम लोग कुछ भी सुविधा नहीं मिला, हम लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ कोरोना से पहले। इसलिए हम लोग सरकार से विनती करते तो हम लोग राज्य भेज दे मुजफ्फरपुर को। खाना मिल रहे थे, खा रहे थे, पैसा खत्म हो गया पॉकेट से, अब थोड़ा सा 1000 रुपया बचा चलते उसी लेके बिहार। लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों के पास में पैसा था तो मने से हम लोग अपने राशन किन करके खा रहे थे, और अभी जो से पैसे खत्म हो गया, हम लोग अभी 3 दिन से हम लोग मैंने खाना पीना नहीं खाए हैं। परेशानी है, बाल बच्चे पालना भी है और सबकी दिक्कत है, और कोई काम उम नहीं है, और ऊपर से मकान मालिक भी किराया मांगने आता है, किराया दो, उधर से भी जुलूम होता है, और ऊपर से सरकार हम लोगों को कम से कम यहाँ
रहने का स्थिति नहीं है, मतलब गांव जाने का भी कोई स्थिति नहीं हो रहा है। देखो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे तो अपना गांव तो लौट जाएं, मगर उसका भी कोई वो सोल्यूशन नहीं है। जो शब्द कानों में राहत के पड़े हैं उन्हें सीने से लगाए सारी उम्र गुजारेंगे। जो राहत पेट तक पहुंची है उसके गुण भी गाएंगे। और यहाँ पे ये फ्रूटी बिस्किट ऐसा फ्रूटी बिस्किट मैक्स है, ये पानी है, और ये जो बच्चों के लिए हमने जूस का रखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। जो लोग सुबह से चले हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उन्हें रोक रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कुछ हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत राहत दे सकें, जिससे वो आगे का सफ़र अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकें। लोग लगातार निकल ही रहे हैं, और उसमें है कि अगर निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो कम से कम इतनी मदद आप लोग पहुंचाने। सब लोग कर रहे हैं बेटा, खाना पीना दे रहे हैं, कुछ खाना कुछ नाश्ता, तो सब 3 दिन से लगातार चल रही है, 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। सुबह 5 बजे से शिफ्ट शुरू होती है, और 4 घंटे के लिए हम लोग आ रहे हैं। हम अब ये तीसरी शिफ्ट चल रही है, जो 4 बजे से स्टार्ट हुई है और 8 बजे तक चलेगी। फिर उसके बाद हम रात को 11-12 बजे तक भी लगातार 24 घंटे। वो लोग भी तो लगातार चल रहे हैं ना, आप भी लगातार चल रहे हैं, वो लोग भी लगातार चल रहे हैं। हम लोग तो उतना नहीं कर रहे जितना उनकी मेहनत उनकी देखिए जरा। बड़ा लंबा रास्ता है, अंतहीन सफर है ये। मिलती है मदद तो छल भी खूब मिल जाता है। पंजाब से लाकर के पंजाब से पैसा देकर निकले, खुद को सामान की गठरी का सामान बनाकर निकले। तसल्ली थी कि रास्ता कट जाएगा, घर आ जाएगा। दर्द के साथ ये दिल्लगी याद रहेगी, लेकिन याद रहेगी वो मदद भी जिसने घर का दिलासा दे दिया। जो नेक्स्ट जनपद होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे कि इनको कहीं बीच में न छोड़ने दे, आगे तक बढ़ाए उनको जहाँ तक इनको जाना है। तो यूपी पुलिस इस तरह से इंश्योर कर रही है कि अगर आ गए हैं अपने मजदूर तो वो घरों तक जाएं। बिल्कुल घरों तक जाए। घर पहुंच जाएंगे तो तमाम किस्सों में ये रहमदिली के भी किस्से सुनाएंगे, लेकिन ये घर ही तो नहीं आता। ये सड़कें भी तो हमने ही बनाई थी। जब बनाई थी तब इंच नापा था इन्हें। आज जब वापसी के रास्ते में है तो बलिश्तों से नाप रहे हैं हर कदम पर। सड़कें हर बार पहले से लंबी क्यों होती जा रही हैं, समझ ही नहीं आता। बाल बच्चा है, किसानी आमदन है, एक आमदन को खाना मिल रहा है, बाल बच्चा घर में मर रहा है, खैला बिना खेती बाड़ी करना है। 2 महीना से हम लोग नियम को पालन किए। बहुत दिक्कत हो रही है हमारे बिहारी को। एक बंदा भूख से मर रहा है, जहाँ खाना खा रहा था, लाला जो रोटी खिला रहा था, वो डंडा मार के भगा रहा था कमरे से। जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी वाले ने भगाना स्टार्ट कर दिया कि कंपनी से बाहर हो जाओ। ट्रेनें भी चली हैं, रोज वो बढ़ भी रही हैं, लेकिन नसीब का क्या करें, जो कहीं पर ऐसा अटक जा रहा है कि हमारे हिस्से का टिकट कभी कट ही नहीं पाता। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर प्रवासी को रेल की सुविधा मिले, जो अपने घर जाना चाहते हैं सुविधाजनक सुगम यात्रा करके अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों माँ बाप के पास पहुंचे। और उन्होंने ये सुनिश्चित 1 मई से कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक ट्रेन चली गई, बिहार में 200 से अधिक ट्रेन चली गई, फिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेन क्यों गई हैं, छत्तीसगढ़ में मात्र शायद 18 या 44 ट्रेन क्यों गई हैं, राजस्थान में 18 ट्रेन क्यों गई हैं, झारखंड में मात्र 44 ट्रेन क्यों गई हैं। मैं समझता हूं इन सब राज्यों ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ट्रेनें नहीं ले रही हैं, और जल्द से जल्द इन सब राज्यों ने ट्रेन स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे हम ये सभी प्रवासी भारतीयों को अपने ठिकाने पे पहुंचा सकें। हाँ, हम सुन रहे हैं, हमारे नाम पर सियासत भी हो रही है कि हमारा सड़क पर आना किसकी गलती है। पर क्या करें, कदम उठ चुके हैं, गांव बस अब आने ही वाला होगा।
पहले सिर्फ हाथों पर भरोसा था, अब पैरों की आजमाइश भी है। बाबा थक गए तो जवान बेटा गोद में उठा ही ले रहा है। बेटा थक जा रहा है तो बाबा कंधों पर बिठा ही ले रहे हैं। माँ की मुस्कान पर पसीना और बेबसी भारी नहीं पड़ पा रही। टिकट नहीं कटा तो क्या, दिन तो कट ही जा रहे हैं। बैल अकेला पड़ता है तो जोड़ी हम बना लेते हैं। खिलौना था कभी, आज गाड़ी हम बना लेते हैं। पता चला है देश के ढांचे की मरम्मत होनी है, करोड़ों करोड़ का ऐलान हुआ है। हम तो तमाम उम्र मरम्मत का ही काम करते आए हैं। सरकार तक ये अपील भी पहुंचे कि हम पीछे न छूट जाएं। किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं, उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कैश कहां है, तो विपक्ष के लोगों को कैश की बहुत आदत है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। मैं बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। हाँ, हम सुन रहे हैं वो अपील भी कि निकलो नहीं, रुको, ठहर जाओ। पर क्या करें, गांव बुलाता है, मां रोती है। इस महामारी से सबको डर लगता है। आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कुछ साथी पीछे भी रुक गए थे, कहा यहीं संकट को झेलेंगे। पता नहीं सही किया गलत किया, पर हम तो निकल पड़े हैं। कारखाना में काम करने के दरमियान पूरा जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। कोई आदमी एक दूसरे से पूरा प्रयास रहता है कि 2 गज की दूरी पर ही रहें। यहाँ तो लगातार प्रोडक्शन चल रहा था, यानी किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया, सबके पास रोजगार था, लेकिन लोगों ने चुना कि वो वापस जाएंगे। आपके हिसाब से सही फैसला था? नहीं, घर बिहार जाने का फैसला तो गलत था, जो क्योंकि यहाँ रहने पर हमें मेडिकल सुविधा भी है, जो भी है वो बिहार के अपेक्षा, चाहे जो भी लोग जहाँ गांव पर रहते हैं उसके अपेक्षा तो यहाँ बेहतर है। यहाँ किसी तरह की दिक्कत होगी तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन यहाँ से पलायन करने के बाद वहाँ जाने के बाद तो और दिक्कत है। वहाँ जाने के बाद लोग महामारी फैल जाएगा। ये सब सोच करके हम लोगों ने ये तय किया, और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी कन्विंस किया कि घर जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोग रुके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। इतने लोग पलायन कर रहे थे, आपको लगा कि एक बार आप लोग भी गांव की तरफ निकले, या आपको लगा शहर में ठीक है? यही ठीक है। क्या करते, मकान का कर्जा बढ़ रहा था, दुकान से उधारी का राशन कम होने लगा था। क्या करते, जो पल्ले था वो चुका दिया। जब पल्ले कुछ नहीं रहा तो गांव की ओर चल दिए। एक हाथ में गृहस्थी, एक हाथ में नसीब, बस चल रहे हैं तभी से। तो क्या खाकर रुकेंगे सर, जब पैसे ही नहीं तो फ्री में थोड़े राशन देगा हम लोग को दुकान वाला। शहर से लौटना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अब शहर की तरफ लौटना भी आसान नहीं होगा। यही सब सोचते समझते, थोड़ा उधेड़ते, थोड़ा सा बुनते चल रहे हैं। थोड़ा आगे देखते हैं तो डर लगता है, मेरा गांव कहीं खो तो नहीं गया। इतना दूर तो कभी नहीं था। लौटते लौटते उम्र बीती जा रही है। खून पसीना डाला तब
सिक्के दो चार ढले, सही रहें सब, कुशल रहें सब, हम तो यार चले। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। ऐसे पक्के रास्तों पर हम मजदूरों को चलते हुए देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों और आखिर कब तक। पता नहीं ये जो अपने आसरों को छोड़कर घरों की ओर निकले हैं, इनमें से कितने मजदूर हैं। इतना पता है, इनमें से हर कोई मजबूर है।